नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जाड़े का मौसम आते ही संपूर्ण उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में होता है और इस कोहरे की वजह से आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त होता ही है, आवागमन बुरी तरह से प्रभावित होता है। ऐसे में आज हम समझेंगे कि इस घने कोहरे का उत्तर भारत में ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होने का क्या कारण है, इस कोहरे के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो उत्तर भारत में इसके उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी हैं। इन सारे सवालों का जवाब आज के संदर्भ में होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर का शीर्षक है कि उत्तर भारत में घना कोहरा क्यों। इस बात को हम किन बिंदुओं के अंतर्गत समझेंगे, सबसे पहले उन बिंदुओं को देख लें। तो खबर के बाद ये चर्चा में क्यों है, इसको ध्यान में देंगे। फिर कोहरा को समझेंगे, कोहरा होता क्या है, कोहरा कहते किसको हैं, इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, साथ ही उत्तर भारत में कोहरे के कारण क्या हैं, वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, इनको समझते हुए हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है और इसके अलावा आपका सहयोग हमारा उत्साह बढ़ाता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें अगर अब तक नहीं किया है तो। बात खबर की करें तो खबर है द हिंदू की, व्हाई डिड नॉर्थ इंडिया फॉग सो हैवीली लास्ट वीक। पिछले हफ्ते में ये जो घना कोहरा है उसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, उसके आलोक में इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है इसको समझते हैं। चर्चा में इसलिए है कि नया साल आते ही न्यू ईयर के जोश में सभी लोग मदमस्त होते हैं, लेकिन उस गति को रोकता है ये कोहरा। इस कोहरे की वजह से क्या होता है, आवागमन बुरी तरह प्रभावित होता है, चाहे वो वायु मार्ग का हो, जल मार्ग का हो या जमीन पर हो। खासकर जो जमीन पर यातायात है और वायु मार्ग का यातायात है, ये तो बुरी तरह से प्रभावित होता है। आप देखें तो उत्तर भारत के राज्यों में, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के एरिए जो हैं, वहां पर जो फ्लाइट्स हैं वो बड़ी मात्रा में रद्द की गई। आप देखें कि इसका प्रभाव ये रहा कि 450 उड़ानें या तो उनमें देरी हुई या उनको रद्द किया गया। दृश्यता घटकर 200 मीटर से भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में उड़ानों को रद्द करना ही ठीक होता है, वरना एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। कभी कभी ऐसी विपरीत स्थिति बनी कि 50 मीटर से भी कम की दृश्यता थी। रोड पर चलना ऐसे में मुश्किल होता है, एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। साथ ही आप देखें 29-30 दिसंबर को जब उत्तर भारत में तापमान में काफी गिरावट थी, तो यहां भी 80 उड़ानें देर हुई। 80 उड़ानों में देरी के कारण उनको रद्द किया गया। फिर वो ट्रेनें भी प्रभावित होती हैं, काफी लेट होने का सिलसिला इस कोहरे में चलता है और रोड का जो आवागमन है वो भी प्रभावित होता है। बड़े शहरों में तो प्रदूषण के कारण जो स्मॉग है वो बढ़ जाता है, तो वो जानलेवा भी होता है, इसमें उसका भी रोल है। तो इन सारी बातों को आज समझेंगे। हमारी चर्चा में होने का मुख्य कारण यही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है कोहरा और कैसे होता है इसका निर्माण। वास्तव में आपने बादलों को देखा होगा, ये कोहरा भी एक प्रकार का बादल ही है, बस दोनों में फर्क यह है कि बादल ऊंचाई पर बनते हैं और कोहरा हमारे धरातल के समीप इसका निर्माण होता है। क्या होता है ये, तो लघु जल सीकर होते हैं, अर्थात जलों के पात्र समझ लीजिए जो कि बादलों के ही रूप में होते हैं। ये ऐसे पात्र होते हैं जो कि बादल के जैसे ही हैं, लेकिन बादल ऊंचाई पर होता है और ये धरातल के करीब होते हैं। धरातल के समीप इनकी उपस्थिति के कारण क्या होता है कि अदृश्यता आती है, अर्थात हम देख नहीं सकते, ये बाधित करते हैं हर चीज को, और बादलों की तरह ही इस कोहरे का निर्माण होता है। क्या इसके कारक होते हैं जिसकी वजह से इसका निर्माण होता है, तो देखिए 2 मुख्य कारक हैं, जिनमें सबसे पहली जो चीज है वो तो नमी है। नमी की मौजूदगी होना जरूरी है। दूसरी चीज है तापमान में गिरावट। अब देखें जाड़े के मौसम में क्या होता है कि जो हवाएं हैं उन हवाओं में नमी मौजूद होती है जलवाष्प के रूप में। ये आप भी जानते हैं कि वाटर वेपर के रूप में हवाओं में नमी मौजूद होती है। जाड़े में तापमान काफी नीचे गिर जाता है। ऐसी दशा में ये दोनों ही कारक मौजूद होते हैं पर्यावरण में, हमारे आसपास के वातावरण में, जो कि कोहरे की उत्पत्ति के लिए जरूरी हैं। अब देखिए रात में क्या होता है, जो भूमि की सतह हमारी है वो काफी ठंडी हो जाती है। थोड़ा बहुत धूप अगर निकलता भी है तो रात जैसे जैसे ढलती है, जमीन की सतह एक समय के बाद इतनी ठंडी हो जाती है कि इसके संपर्क में रहने वाली जो हवा है उसका तापमान भी काफी कम हो जाता है। अब उस हवा के भी ठंडा हो जाने के कारण क्या होगा कि इसमें आप देखेंगे कि एक प्रक्रिया होती है संघनन की, क्योंकि ये नमी धारण करने की क्षमता अब इस हवा में नहीं रह जाएगी। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि अब वो हवा, गर्म हवा जितनी नमी धारण करने की क्षमता नहीं रखेगी, क्योंकि वो ठंडी हो चुकी है। ऐसी दशा में जो उस हवा में मौजूद जलवाष्प है, वाटर वेपर है, अब उसमें संघनन होने लगेगा, संघनन की प्रक्रिया होने लगेगी, संघनित होने लगेगा। बेसिकली संघनन क्या होता है, तो संघनन गैस का ठोस या
द्रव में रूपांतरण, बदलना ही संघनन कहलाता है। तो अभी तक जो गैस है वो संघनित होने लगेगी अर्थात द्रव में बदलने लगेगी। ये क्रिया ही जब होने लगती है तो इसके धरातल के पास होने के कारण ये जो नम वायु होगी, इस नम वायु का तापमान इतना कम होता है कि वो तापमान एक विशेष पॉइंट तक पहुंचता है और उस पॉइंट को हम, उस बिंदु को ओसांक बिंदु कहते हैं। ओसांक बिंदु क्या होता है? तो जब जलवाष्प इस बिंदु पर आकर संघनित होने लगती है तो इसी बिंदु को, इसी तापमान को हम ओसांक बिंदु कहते हैं। क्या होता है इस पर खास बात? तो इस बिंदु पर अगर इस टेम्परेचर पर, इस तापमान पर पहुंच गई हवा तो उसमें क्या होगा कि इस तापमान पर अब वो हवा संतृप्त हो जाएगी। संतृप्त होने का मतलब कि अब उसके अंदर और नमी धारण करने की क्षमता नहीं रह जाएगी। तो अब जो शेष नमी है वो क्या होगी? मान लीजिए उस हवा का पेट भर गया, उसने पहले से ही पानी पी रखा है। अब जो अतिरिक्त जो नमी है वो क्या होगी? तो वो अतिरिक्त नमी में ही अब संघनन की प्रक्रिया शुरू होगी। वो अतिरिक्त नमी संघनित होकर छोटे छोटे जो जलवाष्प हैं वो धूल कण धूम्र के ऊपर एकत्रित होंगे और ये वो ऐसी वायु राशि में बदल जाएंगे जो इसका वेट बहुत हल्का होता है और पूरी की पूरी ये इनकी जो एकत्रित संरचना होगी, इनका जो ग्रुप होगा, समूह होगा, ये वातावरण में तैरने लगता है और इसी को धुएं के बादल के समान ये दिखाई देने लगता है और इसी को हम कोहरा कहते हैं। तो इस तरह से कोहरे का निर्माण होता है। इसका बेसिकली ड्यू पॉइंट तक पहुंचने के बाद इसमें संघनन होता है और संघनन के बाद ही ये छोटे छोटे जो जलवाष्प हैं संघनित होकर हल्के होने के कारण पूरे वायुमंडल में फैल के एक बादल की तरह दिखाई देने लगते हैं और वो कोहरे के रूप में हमारे मार्गों को प्रभावित करते हैं, हमारी दृश्यता को प्रभावित करते हैं। कोहरे का जो निर्माण है, उसका सृजन है, वो धरातल के पास विकिरण, परिचालन, गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिश्रण की वजह से होता है। अगर बात करें तो इसकी सघनता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जितना ये घना होगा कोहरा उतना ही ज्यादा अदृश्य होगा, उतना ही हमको बाधा उत्पन्न करेगा, हमारी विजिबिलिटी को प्रभावित करेगा। कभी कभी ये इसकी सघनता इतनी ज्यादा होती है कि अंधेरे जैसी सिचुएशन दिखाई देती है। ऐसे में दृश्यता उसकी मिनिमम 50 मीटर 30 मीटर तक चली जाती है। कपड़े भीग जाते हैं अगर हम इसमें यातायात अगर करते हैं तो कपड़े भी भीग जाते हैं, खुले में अगर हम गाड़ी चलाते हैं। अगर यही जो कोहरा है कम होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी, सघनता कम होगी, तो उसमें विजिबिलिटी ज्यादा होगी। अगर 1 किलोमीटर से कम विजिबिलिटी होती है तो ये कोहरा होता है। वहीं 1 किलोमीटर से अगर ज्यादा 2 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी होती है तो उसको हम कुहासा कहते हैं, मिस्ट कहते हैं। तो ये आप बात ध्यान रखेंगे, कुहासा और कोहरा ये दोनों एक ही चीज है, विजिबिलिटी का अंतर है। कोहरे के प्रकारों पर एक नजर डालें तो कोहरा एक होता है विकिरण कोहरा। विकिरण कोहरा जो होता है ये शांत हवा के क्षेत्र में होगा और पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम होता है। दूसरा होता है संवहन कोहरा। संवहन कोहरा वहां होगा जहां नाम से ही स्पष्ट है कि संवहन अर्थात वायु के बहने के कारण होगा। कब होगा? जब गर्म नम हवा, मतलब ऐसी हवा जिसमें नमी होगी और वो गर्म होगी, जब किसी ठंडी सतह से गुजरेगी तो वहां पर संघनन का काम होगा। मतलब एक निश्चित पॉइंट तक जाएगा, फिर वो हवा संतृप्त होगी, उसके बाद जो अतिरिक्त नमी होगी उस अतिरिक्त नमी में संघनन की प्रक्रिया होगी और इसी के बाद यहां पर क्या होगा? कोहरे का निर्माण होगा। खास बात देखें आप, जो गर्म उष्णकटिबंधीय हवा है जब ये समुद्र से गुजरती है तो वहां पर इसका उदाहरण देखा जा सकता है और इसकी खासियत यह होती है कि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। क्योंकि समुद्र का एरिया व्यापक है और वहां से जब उष्णकटिबंधीय हवा जाएगी तो बड़ी मात्रा में संघनन होगा और एक बड़े एरिया को कवर करती है, इसीलिए इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और अवधि मतलब उसके कोहरे के बने रहने की जो टाइमिंग है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो दूसरी कैटेगरी है संवहन कोहरा की और तीसरी है घाटी कोहरा। नाम से स्पष्ट है, घाटी अर्थात पर्वतों के बीच में जो घाटियां होती हैं वहां पर जो कोहरा होता है वो घाटी कोहरा कहलाता है। घाटी कोहरा क्यों है? क्योंकि वहां की जो वायु है उसको जब निकलने की पर्वतों के बीच से जगह नहीं मिलती है तो वहां पर ही संघनन की प्रक्रिया होती है और वहां पर जिस कोहरे का निर्माण होता है वो घाटी कोहरा कहलाता है। पहाड़ों के द्वारा इस हवा को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है और पहाड़ों के निचले भाग में ये कोहरा छाया रहता है और ये भी कई दिनों तक बना रहता है क्योंकि इसको निकलने की जगह नहीं मिल पाती है। तो ये कोहरे के कुछ प्रकार हैं। अब एक नजर डालें कि उत्तर भारत में कोहरे का कारण क्या है, जो आज का हमारा पॉइंट था। बेसिकली हमारे लिए जो ये जानना जरूरी है कि कोहरे के निर्माण की वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो इसको अनुकूलन या अच्छा वातावरण देती हैं जिसमें कोहरा पनप सकता है। तो देखें, उत्तर भारत में घटता तापमान, जाड़े के समय में उत्तर भारत का तापमान बहुत कम हो जाता है, कहीं कहीं तो उत्तर भारत में भी 0 के करीब तक चला जाता है।
ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो सिंधु और गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये टेम्परेचर जाड़े के समय में काफी कम होता है। और यहां पर देखें क्षोभ मंडल के स्तर पर हल्की हल्की हवाएं भी चलती हैं, जो इसमें और चार चांद लगाती हैं इस टेम्परेचर को कम रखने में। साथ ही साफ आसमान, आपको पता है कि बादल वाले जो आसमान पर्यावरण की तुलना में, वातावरण की तुलना में साफ आसमान में ठंडक ज्यादा होगी, तो साफ आसमान भी एक कारण है, इसलिए रात भर ठंडक रहती है, इसलिए टेम्परेचर कम होने में, इस घटते तापमान में ये कारक सहायक होते हैं। दूसरी चीज आप देखें, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस पृथ्वी का ताप तेजी से नीचे गिरेगा, वो यहां पर होता ही है। पश्चिमी विक्षोभ का भी परिणाम ये होता है कि जो भूमध्य सागरीय तूफान है उसकी वजह से उत्तर पश्चिम से जो हवाएं आती हैं उसमें नमी होती है, तो नमी भी एक कारक, कम तापमान चाहिए ही था पहला कारक, दूसरा नमी चाहिए थी, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिम से आने वाली जो तूफान के परिणाम स्वरूप हवाएं हैं उसमें नमी भी आ गई, तो दूसरा कारक भी मिल गया हमको। और तीसरी इधर की भौगोलिक जो विशेषता है, नमी के लिए कुछ अन्य चीजें भी जिम्मेदार हो सकती हैं, वो यहाँ मौजूद नदियां हो सकती हैं, वो यहाँ के अन्य जल स्रोत हो सकते हैं, साथ ही यहाँ की मिट्टी की नमी हो सकती है, पेड़ पौधों की संख्या हो सकती है। तो ये भी जो स्थानीय स्रोत हैं जैसे नदी, मिट्टी की नमी, ये सभी इस कारक के लिए जिम्मेदार हैं। और तीनों ही चीजें फुलफिल करता है उत्तर भारत का ये क्षेत्र, चाहे वो सिंधु का मैदान हो चाहे गंगा का मैदान हो। इसीलिए उत्तर भारत में आपको जाड़े के समय में जब तापमान कम होता है तो घना कोहरा दिखाई देता है। साथ ही साथ उत्तर भारत के कुछ बड़े शहर हैं जहां स्मॉग की समस्या दिखाई दे रही है, जो प्रदूषण से जुड़ा है, उस पर भी हम विचार करते हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसको आप जान लें, इसमें आप किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न रखें। जैसे आपने देखा कोहरा, बेसिकली कोहरा और बादल दोनों एक चीज है, दोनों में थोड़ा सा अंतर यह है कि धरातल से जब सटा हुआ होगा तो कोहरा होगा, और जब ऊंचाई पर होता है तो यह बादल होता है। दोनों में संघनन की क्रिया होती है, दोनों एक ही क्रिया का परिणाम होते हैं। लेकिन जो जलवाष्प युक्त हवा होती है उसमें जो हवा की बूंदें होती हैं उसके आकार में थोड़ा सा फर्क है। अब आकार में क्या फर्क है, अगर उन बूंदों के व्यास की बात करें तो जो कोहरा है उसमें जो जल की बूंदें हैं जलवाष्प के अंदर, उसका व्यास 100 माइक्रोन से कम या 100 माइक्रोन तक होता है। वहीं अगर बादल की बात करें तो बादल में 400 से 1000 माइक्रोन तक इन जलबूंदों का व्यास होता है, तो एक माइनर सा अंतर है। दूसरी बात, एक कॉन्सेप्ट है कुहासा, कुहासा अर्थात मिस्ट। कुहासा और कोहरा में दृश्यता का फर्क है, अर्थात कुहासा अगर बात करें तो कुहासा में जो विजिबिलिटी है, दृश्यता है, वो कोहरे की तुलना में ज्यादा होती है। दृश्यता देखें 1 किलोमीटर से जब ज्यादा होगा तो वो कुहासा होगा, मिस्ट होगा, और यही 1 किलोमीटर के अंदर होगा तो वो कोहरा होगा। इसको भी आप ध्यान रखें। एक कॉन्सेप्ट होता है स्मॉग का, जिसको धुआंसा भी कहते हैं। स्मॉग बेसिकली क्या होता है, ये स्मोक और फॉग इन दोनों का मिक्स है, अर्थात जब फॉग में, कुहासा में जब स्मोक अर्थात धुआं मिल जाए या प्रदूषण मिल जाए, अशुद्धियां मिल जाए तो स्मॉग बनता है, और ये प्रदूषण, ये धुआं बड़े शहरों में ज्यादा होता है। इसीलिए स्मॉग जो है वो आप देखेंगे फॉग से भी ज्यादा घातक है, कोहरे से भी ज्यादा घातक है, और इसमें दृश्यता और कम हो जाती है। इसलिए बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों की जहां प्रदूषण का स्तर ज्यादा है वहां पर यह स्मॉग की समस्या और ज्यादा देखी गई है। हाल ही में फिर आप देखें ओस क्या है, तो जमीन के निकट की हवा के जलवाष्प की मात्रा में जब संघनन होगा तो वो बूंदों में बदल जाएगा, और ये बूंदें जब भारी हो जाती हैं तो जमीन पर, पत्तों में, घासों पर दिखाई देती हैं, इसको ओस कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और जब यही ओस का ही अगला चरण हम कह लें तुषार या पाला है, इसमें क्या होता है कि ये संघनन की प्रक्रिया में यहां पर ये पानी जल की बूंदों में कन्वर्ट हो रहा है। किस प्रक्रिया में, ओस की प्रक्रिया में। लेकिन यही जल की जगह पर जब हिम में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा, तो वो कहलाएगा तुषार या पाला। इसमें क्या होता है, जब धरातल का तापमान हिमांक अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में संघनन के बाद की जो प्रक्रिया है उसमें जो कन्वर्ट होती है बूंदे, वो हिम में बदल जाएंगी, इस कारण वो तुषार या पाला में कन्वर्ट हो जाता है। और ये तुषार या पाला आप देखते हैं जो ग्रामीण फसलें हैं उनके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए जरूरी है। और अंत में हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके सामने है कि निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, आपको इनमें से बताना है। कोहरे की अपेक्षा कुहासे में दृश्यता कम होती है, पहला कथन है। दूसरा, पश्चिमी विक्षोभ विकिरण कोहरे के लिए उत्तरदायी कारकों में एक है। इसमें केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आप सही जवाब देंगे और जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।